वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर जो है कि 39 है। देखिए यूपी पीसीएस 2021 का प्री का डेट आ गया है 13 जून 2021 को, क्योंकि आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। देखिए 38 टेस्ट जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, या लेखपाल की कर रहे हैं, या पुलिस की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है कि ये फ़ायदेमंद है। देखिए आरओ का भी कैलेंडर में डेट है 1 अगस्त 2021। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, थर्ड ऑप्शन है विषाणु एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से जो है कि सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये होता है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया। देखिए ये जो है ना, जैव उर्वरक के फसल से क्या होता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, और जो मिट्टी की उर्वरकता है ना, वो भी जो है कि स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 है और सूची 2, इसमें दिया गया है, इसको जो है कि सुमेलित करना है। तो एनीमोमीटर भूकंप, सिस्मोग्राफ वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ वायु वेग, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो इसमें से जो है कि सुमेलित करना है। तो देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है आपका वायु वेग, ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एंड हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? तो आपकी आर्द्रता मापी जाती है। तो देखिए 1 का 3 किस में है? 2 में है। बी का 1, तो 1 का 3 और बी का 1, ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, सेकेंड ऑप्शन है मध्यम मंडल में, थर्ड ऑप्शन है समताप मंडल में, एंड फोर्थ ऑप्शन है बाह्य मंडल में। तो ओजोन परत जो है कि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका समताप मंडल में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ओजोन परत का क्या कार्य होता है? वो सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको अवशोषित करना होता है, ठीक है। देखिए इसे जो है कि पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। ओजोन किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा इसका मापन किया जाता है। वायुमंडल में जो है कि कितने परत होते हैं? 1 मिनट यहाँ से देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल में जो है कि 5 परत होते हैं। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल जो होता है आपका सबसे नीचे होता है, ठीक है। जो भी मौसमी संबंधी सारी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में जो है कि आपका ओजोन परत पाया जाता है। मध्य मंडल, इसमें जो है कि अंतरिक्ष से आने वाला जो उल्का पिंड होता है इसी परत में जलते हैं। एक होता है ये ताप मंडल या आयन मंडल, इसमें क्या होता है? इसमें जो ये रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। और ये होता है आपका बाह्य मंडल, ठीक है। इसमें जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है फेनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है इथनोलॉजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है जेरोंटोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन जो है कि किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एंथोलॉजी के अंतर्गत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओब नदी किस देश में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है रूस में, सेकेंड ऑप्शन है चीन में, थर्ड ऑप्शन है म्यांमार में, एंड फोर्थ ऑप्शन है तुर्की में। तो ओब नदी है, ये किस देश में अवस्थित है? तो ये है आपका रूस में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तथा इसे किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा, सेकेंड ऑप्शन है 106 किलोमीटर डूरंड रेखा,
थर्ड ऑप्शन है 3,488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा एंड फोर्थ ऑप्शन है 4,097 किलोमीटर आधार रेखा। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसकी लंबाई है आपका 3,323 किलोमीटर और इसे जो है कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान की। देखिए 106 किलोमीटर ये जो है कि आपका डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। 3,488 किलोमीटर ये मैकमोहन रेखा है, ये किसके किसके बीच है, तो ये है आपका भारत और चीन के बीच। और 4,097 किलोमीटर जो है ये है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दो सूची दी गई है, इसमें जो है कि पर्वतों का नाम दिया गया है और उसका हाइट दिया गया है, तो इसमें सुमेलित करना है। देखिए ए में बताया गया है कि नंदा देवी 7,817 मीटर, बी में बताया गया है कि धौलागिरी 8,481 मीटर, सी में बताया गया है मकालू 8,172 मीटर और डी में बताया गया है कंचनजंगा 8,598 किलोमीटर। तो इसमें जो है कि सुमेलित करना है। तो देखिए नंदा देवी की ऊंचाई जो है कि है आपका 7,817 मीटर। ये कहाँ पे है, तो ये भारत में है, ठीक है। धौलागिरी की कितनी ऊंचाई है, तो ये है आपका 8,172 मीटर, ये कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। मकालू ये आपका है 8,481 मीटर और ये भी आपका नेपाल में है। और ये कंचनजंगा ये आपका कहाँ पे है, भारत में है और ये है आपका 8,598 मीटर, ठीक है। तो देखिए ए का 1 है और डी का 4 है, तो ए का 1 और डी का 4 2 है, ए का 1 बी का 3, ए का 1 और बी का 3, तो ये आपका और सी का 2 ये हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि आपका ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे घाटी का नाम दिया गया है और इसकी अवस्थिति दी गई है। तो ए में दिया गया है शांत घाटी केरल में, बी में दिया गया है युथांग घाटी सिक्किम में, सी में दिया गया है अराकू घाटी नागालैंड में एंड डी में दिया गया है जुकू घाटी आंध्र प्रदेश में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए शांत घाटी कहाँ पे है, तो ये है आपका केरल में, ठीक है। युथांग घाटी ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका सिक्किम में। अराकू घाटी ये आपका आंध्र प्रदेश में है एंड जुकू घाटी ये है आपका नागालैंड में है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 एंड सी का 4, ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड में, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम एंड फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है आपका सिक्किम में। देखिए सिक्किम के डोगेंग्या श्रेणी में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई, सेकेंड ऑप्शन है अन्नाईमुडी, थर्ड ऑप्शन है डोडा बेटा, फोर्थ ऑप्शन है कुद्रेमुख। तो आपका नीलगिरी पर्वत जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये है आपका डोडा बेटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकट झील कहाँ अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व ओडिशा की सीमा पर, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु व उड़ीसा की सीमा पे, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु व सिक्किम की सीमा पे। तो जो पुलिकट झील है ये आपका कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पे, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंबन द्वीप अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सेकेंड ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, थर्ड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्षद्वीप में। तो ये आपका पंबन द्वीप
ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका मन्नार की खाड़ी में। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाथपा झाकरी परियोजना से संबंध में सही कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है, इस परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है, इस परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया है। थर्ड ऑप्शन है, इस परियोजना का क्रियान्वयन सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इसी ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। तो देखिए ये नाथपा झाकरी परियोजना के संबंध में ये पूछ रहा है, तो ये सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन सा है? तो ये है आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूरियल जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। तो आपका तूरियल जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका मिजोरम से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है ताप्ती, सेकेंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी एंड फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा। तो देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कितना किलोमीटर है ये? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो देखिए ये पश्चिमी घाट में ना, नासिक में त्र्यंबक से निकलती है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बहती है, मतलब 3 राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संत और जन्म स्थान दिया गया है कि कौन से संत जो है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? तो निम्बार्क वृंदावन में, सेकेंड ऑप्शन है ज्ञानेश्वर आलिंदी में, थर्ड ऑप्शन है तुकाराम देहू में एंड फोर्थ ऑप्शन है चैतन्य नवद्वीप में। तो देखिए संत का नाम दिया गया है और इनका जन्म स्थान दिया गया है। तो ये निम्बार्क, ये वृंदावन में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट जो है कि एक है मूंगी पैठन में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ज्ञानेश्वर का आलिंदी में हुआ था, तुकाराम का देहू में हुआ था और चैतन्य का नवद्वीप में हुआ था। तो ये 3 ऑप्शन जो है कि सही है। गलत कौन सा है? सुमेलित नहीं है जो, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे ए में दिया गया है ऋग्वेद गोपथ ब्राह्मण, बी में दिया गया है यजुर्वेद सातपथ ब्राह्मण, सी में दिया गया है सामवेद ऐतरेय ब्राह्मण एंड डी में दिया गया है अथर्ववेद तांडय ब्राह्मण। ठीक है, तो इसको जो है कि मिलाना है। तो देखिए ये हो गया ऋग्वेद, ये आपका 3 हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण से ये संबंधित है। यजुर्वेद ये बी जो है आपका ये सातपथ ब्राह्मण से संबंधित है, ये तो इसका यही हो जाएगा। सी जो है कि सामवेद ये है आपका तांडय ब्राह्मण से एंड 4 है आपका बचा कौन सा ये? तो 4 हो जाएगा आपका 1 से। तो ये हो जाएगा A3 B2 एंड C4 एंड D1। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, सेकेंड ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में एंड फोर्थ ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो देखिए ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है कि शामिल किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस संघ का जो निर्माण था वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर होना था, लेकिन ये व्यवस्था जो है कि लागू नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं की सही तिथि क्रम क्या है? फर्स्ट है बैरम खां का पतन,
सेकंड है असीरगढ़ की विजय, थर्ड है हल्दी घाटी का युद्ध एंड फोर्थ है अबुल फजल की हत्या। तो देखिए एक घटना दिया गया है कि कब कौन सी घटना घटी थी, तो उसको जो है कि सही तिथि के क्रम में इसको लगाना है। तो देखिए बैरम खां का पतन कब हुआ था? बैरम खां का पतन तो ये हुआ था आपका 1560 में। देखिए बैरम खां का पतन जो है कि इस टाइम पे हो गया था। और ये कौन था बैरम खां? ये अकबर का जो है कि संरक्षण और वजीर था। देखिए इसका पतन कैसे हुआ? तो ये हरम की महिलाओं द्वारा जो है कि किए गए षड्यंत्रों से हुआ था। तो 1560 में हुआ। असीरगढ़ का विजय ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1601 ईस्वी में। देखिए असीरगढ़ की विजय हो गई 1601 ईस्वी में। और ये जो है ना कि असीरगढ़ का जो विजय था वो अकबर का जो है कि अंतिम विजय कहा जाता है इसको। और अकबर ने असीरगढ़ का ताला जो सोने की चाबी से खोला था ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1601 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1576 में। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर की इसमें जीत हुई थी। अब बचा अबुल फजल की हत्या। तो अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? तो ये 1602 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखिए ये जहांगीर को समझाने के लिए ना अकबर ने अबुल फजल को भेजा था और जहांगीर ने इसकी हत्या कर दी। तो देखिए इसमें जो है कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, तीसरा आपका जो है कि ये हो जाएगा और चौथा आपका तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा पहला, उसके बाद से हो जाएगा ये तीसरा, उसके बाद दूसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है रमेश चंद्र मजुमदार, सेकंड ऑप्शन है अरविंद घोष, थर्ड ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर एंड फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जो है कि किस लेखक ने जो है कि सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला था, ये थर्ड ऑप्शन। देखिए इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसी में जो है कि इसका उल्लेख किया था। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में ये प्रकाशित हुई थी। देखिए कल का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कल का ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति द्वारा अधिकार प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 340, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 341, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 339 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 338। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो कि भारत के राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं को अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 340। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल पांडे, सेकंड ऑप्शन है कुंवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है नाना साहब एंड फोर्थ ऑप्शन है तात्या टोपे। तो जो बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 करके, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।